अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला। सबसे पहले अगर एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन की बात करें, अ फार्मूला विच शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बिटवीन द एटम्स ऑफ एन द एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स के दरमियान सिंपल फॉर्म में जो है या सिंपल रेशियो का पाया जाना वो हमारे पास कहलाता है। उस फार्मूला को हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। एक तो वो सिंपलेस्ट होता है और दूसरा वो जो है वो होल नंबर रेशियो पाई जाती है उसके दरमियान। सिंपलेस्ट फार्मूला को हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो सिंपल फॉर्म होगी वो हमारे पास जो है एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा, या हम इसे कह सकते हैं होल नंबर रेशो किसी भी एटम की। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो सिंपल फॉर्म में पाया जाना वो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें ग्लूकोज की, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12 और O6। ये हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का, ये हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला। और अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखें तो इसमें हमारे पास जो है 6 कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास बन जाएगा CH2 और O बन जाएगा। जो ये चीज़ हमारे पास आई है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये वाली चीज़ ये हमारे पास कहलाता है एम्पिरिकल फार्मूला। किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला को सिंपल फॉर्म में लिखना, होल नंबर रेशियो और सिंपलेस्ट फार्मूला हो, वो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है। एक और इसकी मिसाल अगर देखें तो C6H6 जैसा कि बेंजीन है, बेंजीन को अगर हम सिंपल फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास बन जाएगा CH, जो कि इसका कहलाएगा एम्पिरिकल फार्मूला। ऐसा नहीं है कि जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होंगे उन सब का ही एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा। कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसे भी होते हैं जिनका जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला नहीं बनता, यानी कि वही उनके जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला ही उनका जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला होता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है और इसको सिंपल फॉर्म में, इसमें से कोई चीज़ भी दोनों में से कॉमन नहीं आ रही, तो इसका जो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है वो भी यही होगा। सेम हमारे पास जो है एक मिसाल होगी वाटर की, वाटर का यही इसका जो है सेम इसकी एक मिसाल है वाटर वाली, यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है और यही इसका जो है वो हमारे पास होगा, और यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। तो कुछ फार्मूलाज मॉलिक्यूलर फार्मूलाज ऐसे होते हैं जिनको हम सिंपल कर सकते हैं, वो एम्पिरिकल फार्मूला होते हैं। जैसे बेंजीन था, ग्लूकोज था। इस तरह से कुछ ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला ही एम्पिरिकल फार्मूला होता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वही उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, वही उसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है। वाटर है, वही उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, वही उसका एम्पिरिकल फार्मूला है। ये तो थी इसकी 2-3 मिसालें एम्पिरिकल फार्मूला की। अब जो है वो कैलकुलेशन है एम्पिरिकल फार्मूला की। एम्पिरिकल फार्मूला को 4 स्टेप्स में जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला जो इसका स्टेप है, स्टेप नंबर 1, उसमें है परसेंटेज कंपोजिशन को कैलकुलेट करना। किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन को कैलकुलेट करना, ये है इसका पहला स्टेप। जो स्टेप नंबर 2 होगा उसमें है ग्राम आटम की तादाद के बारे में कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। तीसरे स्टेप में एटॉमिक रेशियो हर एलिमेंट की। हर एलिमेंट के एटॉमिक रेशियो के बारे में जो है वो पता लगाना। फिर जो स्टेप नंबर 4 है और लास्ट स्टेप है, उसमें है उसका एम्पिरिकल फार्मूला को इन सबको अरेंज करके और एम्पिरिकल फार्मूला बनाना। ये तो थे 4 स्टेप एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करने के लिए। इन चारों स्टेप्स को हम यूज़ करेंगे और एम्पिरिकल फार्मूला को जो है वो कैलकुलेट करेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करने का सबसे पहला स्टेप है हर एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड करना। परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, परसेंटेज कंपोजिशन इक्वल है मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जहाँ पे लिखा हुआ कि कोई भी हमारे पास कंपाउंड दिया होगा उसका जो हमारे पास हम मैस यहाँ पे लिखेंगे, ये मैस जो है ये हमारे पास गिवन होगा। मैस ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनेगा उसका कंप्लीट का जो है हमें ये भी गिवन होगा मास, वो यहाँ लगाएंगे। फिर कार्बन के एटॉमिक मैस जो हमें पता होगा
जी, या जो हमने याद किया होगा वो हम इस जगह पे लिखेंगे और नीचे कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीट का मोलर मास कैलकुलेट करके यहाँ लगाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। अगर हमने जो है वो हाइड्रोजन की परसेंटेज पता लगानी है तो हम यहाँ पे H2O का मास लिखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड ये सेम यस ऐसे ही रहेगा। एटॉमिक मास हम हाइड्रोजन का लिखेंगे और मोलर मास भी हम जो है वो पूरे H2O का लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। एक का जो है वो कैलकुलेट करके देखते हैं। सबसे पहले जो है वो हम कैलकुलेट करके देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, कि कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो कितनी आती है। तो हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन में। कार्बन डाइऑक्साइड का मास ये हमें गिवन है, जो कि दिया होगा, ये डाटा के अंदर हमें पहले ही दिया होगा 1.039, वो यहाँ पे लिख देंगे 1.039। डिवाइड करेंगे मैथ फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी गिवन होगा 0.543, वो यहाँ पे लिख देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो हमें पता है कितना होता है 12, वो यहाँ लिख देंगे। डिवाइड करेंगे मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना है वो हम मालूम कर लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के मोलर मास कितना होता है, कार्बन का होता है हमारे पास एटॉमिक मास 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2 के साथ, तो ये हमारे पास टोटल बन जाएगा 44 ग्राम। तो ये 44 हमारे पास आ गया मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वो यहाँ पे लगा देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। इन सब की कैलकुलेशन से जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास है 52.108%। ये तो था कार्बन डाइऑक्साइड का आ गया। इसी तरह से अगर हम जो है वाटर का निकालना चाहें, वाटर का निकाल के देख लेते हैं कि उसका कितना आएगा। बिल्कुल सेम हम जो है वो वाटर की परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। वाटर की परसेंटेज के लिए भी सेम फॉर्मूला लगेगा। परसेंटेज कंपोजिशन हमारे पास बराबर है, जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का मास लगाया था जो कि हमारे पास गिवन था, बिल्कुल सेम वाटर का मास भी हमारे पास गिवन है जो कि दिया हुआ 0.63 ग्राम आ देंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास हमारे पास गिवन है, वो बिल्कुल सेम ये वही यहाँ पे आ जाएगा 0.543 ग्राम वाला। मल्टीप्लाई करेंगे, कार्बन का एटॉमिक मास लगाया था, अब हमने हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो कि हमारे पास होता है 1.008 ग्राम वो लगा देंगे, और मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का था तो यहाँ पे मोलर मास आ जाएगा वाटर का जो हमारे पास 18 है, और यहाँ से निकाल सकते हैं H2O से। हाइड्रोजन का हमारे पास होता है 1. तो ये हमारे पास आ जाएगा 18। पानी का हमारे पास आ गया एटॉमिक मास जो है या मोलर मास से क्या था वो हमारे पास 18 आ गया, तो हम यहाँ पे लगा देंगे और मल्टीप्लाई से करेंगे 100 के साथ। तो जो आंसर आएगा परसेंटेज वाटर के लिए परसेंटेज का मतलब आएगा 13.11%। तो ये आ गया वाटर के लिए, वाटर के लिए भी आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी आ गया। ये था पहला स्टेप परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड करने का। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा स्टेप है इसको कैलकुलेट करने के लिए वो है ग्राम आटम्स की तादाद कैलकुलेट करना। उसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्राम आटम इक्वल होता है एलिमेंट की परसेंटेज, जैसे हमने निकाली थी उसकी वाटर की 13.11 निकाली और कार्बन डाइऑक्साइड की 52.108 निकाली थी। उस कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज को जो है डिवाइड कर देते हैं उसके एटॉमिक मास के साथ, उस एलिमेंट के एटॉमिक मास के साथ। जैसे अभी हम अगर पहला निकालना चाह रहे हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए निकालना चाह रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के इस वाले में फॉर्मूला पुट करें, वैल्यूज़ पुट करेंगे नंबर ऑफ ग्राम एटम्स वाले में। परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट की जो हमने परसेंटेज जो फाइंड कर चुके हैं वो लगाएंगे यहाँ पे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 52.108 निकाली थी, वो यहाँ पे लगा देंगे इस जगह पे 52.108। और इसका जो है वो कार्बन का एटॉमिक मास हमारे पास कितना होता है, वो हमारे पास होता है 12, वो लगा देंगे। तो इसको कैलकुलेशन से हमारे पास आंसर आएगा 4.34 ग्राम। ये तो था कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। बिल्कुल सेम वाटर के लिए भी निकाल सकते हैं। वाटर के लिए क्या आएगी, वाटर के लिए हमारे पास आएगी, वाटर की जो है वो परसेंटेज जो निकाली थी जो कि थी 13.11%, वो लिखेंगे यहाँ पे 13.11। डिवाइड करेंगे, वाटर में हमारे पास हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक मास जो होता है 1.008, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13.01 ग्राम। तो ये हमारे पास आ गई नंबर ऑफ ग्राम एटम्स की तादाद की, ग्राम एटम्स कितने होते हैं, ये था सेकंड स्टेप। इसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो है हर एलिमेंट की एटॉमिक रेशियो को फाइंड करना। उसके लिए भी हमारे पास एक फार्मूला होता है, जो एटॉमिक रेशियो है वो बराबर होती है ग्राम एटम्स की तादाद
जो अभी हमने जो है कैलकुलेट सेकंड स्टेप में कैलकुलेट करते हैं वो लिखते हैं और उसको हम डिवाइड कर देते हैं जो उनमें उन ग्राम्स एटम की तादाद में सबसे स्मॉलेस्ट होता है। नंबर ऑफ़ मोल्स जो आते हैं उसके साथ हम उसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास जो है उसकी वैल्यू आ जाती है। जैसे अगर कार्बन के लिए कार्बन की रेशो हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो कार्बन के लिए हम निकाल लेंगे और फिर हाइड्रोजन के लिए भी निकाल लेंगे। सबसे पहले देखें कार्बन के लिए कैसे निकाल सकते हैं। कार्बन के लिए इस तरह से निकालेंगे कि ऊपर हम ग्राम आटम की तादाद कार्बन की कितनी आई थी 4.34 थी, वो लिख देंगे और नीचे हम लिखेंगे इन दोनों में से जो ग्राम आटम की तादाद जितनी भी होगी, 2 हैं 3 हैं 4 हैं, उनमें सबसे छोटे वाले से डिवाइड कर देंगे। इन दो, अब हमारे पास 2 थे, 2 में सबसे छोटा ये वाला है, इसके साथ इसको डिवाइड कर देंगे 4.34 के साथ, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 1। हाइड्रोजन के लिए कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन के लिए निकालेंगे, हाइड्रोजन की ग्राम आटम की तादाद आई थी 13.01, इसको डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड कर इन दोनों में सबसे छोटा है 4.34 उसके साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। तो ये आ गया हाइड्रोजन के लिए। फोर्थ स्टेप है एम्पिरिकल फार्मूला को जो है उसको अरेंज करके लिखना। अभी जो हमारे पास तीसरे स्टेप में जो रेशो आती है कार्बन की, जैसे कि कार्बन की रेशो थी 1, तो कार्बन के साथ 1 लिख देंगे, और हाइड्रोजन की रेशो आई थी 3, तो हाइड्रोजन के साथ लिख देंगे 3। तो हमारे पास जो एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा वो बनेगा CH और साथ में 3। तो ये है हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला। इस तरह से इन चारों स्टेप्स की मदद से हम जो है वो निकाल सकते हैं। ये था कंबस्टन एंड लाइसिस भी से कहते हैं ये, और इसे एम्पिरिकल फार्मूला की कैलकुलेशन भी कहते हैं। ये डिफरेंट 4 स्टेप्स हैं जिनकी मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला स्टेप जो था परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड करना, जिसमें फार्मूला जो है वो लगाएंगे, और उसके बाद दूसरा स्टेप है ग्राम एटम की तादाद को फाइंड करना। फिर जो उसके बाद तीसरा स्टेप है, तीसरे स्टेप में हमारे पास जो है वो हर एलिमेंट की एटॉमिक रेशियो को फाइंड करना, और चौथा स्टेप हमारे पास आ जाएगा कि एम्पेरिकल फार्मूला जो है उसको लिखना। ये थे इसके 4 स्टेप जिसकी मदद से हम किसी भी एम्पेरिकल फार्मूला को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं।